प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रहा होगा। तो भैया आपके बीच हम आज लेकर हाजिर हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का, है ना, 5 जून 2025 सीबीटी 1 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। इसका सेट 2 है, सेट 1 हम दे चुके हैं। ये टोटल 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 47 शिफ्ट आपके बीच हम कराने वाले हैं मैथ का। गौर से समझिएगा, बहुत से विद्यार्थियों को शंका चल रहा होगा कि सर आते हैं चले जाते हैं। हाँ भैया, कुछ प्रॉब्लम क्या था आपको मैंने पहले बताया था, आज पुनः बता देते हैं कि मेरा जो सेटअप था पुराने मकान में, है ना, वहां का वायर बहुत ग्लेशियर प्रेशर हो चुका था, वायरिंग बहुत पुराना मकान था, इसलिए अक्सर आपका क्लास डिस्टर्ब होती थी, कभी लाइन को लेकर, कभी मतलब नेट को लेकर, कभी ये कभी वो, ठीक है, कभी चूहा काट दिया पायर को, इस ढंग से वहां पे डिस्टर्बेंस अक्सर होता रहता था। अब हम यहाँ पे नया सेटअप लगा चुके हैं अपने नए मकान में, और मैंने कहा भी था कि जब तक नया सेटअप चालू नहीं होगा, जब तक आपके बीच हम लाइव आएंगे नहीं। तो सेटअप चालू हो चुका है, आपके बीच हम लाइव आ चुके हैं, अब कंटिन्यू रहने वाले हैं, इसलिए दिमाग से सारी बात आप निकाल दीजिए। अब यहाँ पे देखो, है ना, आज सेट 2 हम देख रहे हैं, सेट 1 हम बता दिए थे। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे गौर से समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए विद्यार्थी कई ढंग से बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे रिजल्ट इस पे तय होगा। गौर से समझिए, कहता है एक डेस्क का अंकित मूल्य भैया इतना दे रखा है, लागत मूल्य से 25% अधिक है। यहाँ पे देखो, अगर लागत मूल्य से कह रहा है 25% अधिक है, कौन सी अधिक है? तो अंकित मूल्य जो उस पर मूल्य बढ़ाकर लिखा है वो। फिर कहता है कि अंकित मूल्य पर 4% डिस्काउंट देकर उसको बेचा, यानी ये अंकित मूल्य हुआ ना, उस पर 4% का वो डिस्काउंट दिया और इसको क्या कर दिया भैया? बेच दिया। तो बताओ कि लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है, यही तो हुआ लाभ का मतलब। और वो भी प्रतिशत लाभ। जब प्रतिशत लाभ पूछा है तो सबसे पहला काम, ये डाटा का आपको कोई लेना कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। अब यहां बनाने के लिए दो तरीका तुम सोच सकता है। पहला तरीका आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्रय मूल्य जो भी रहा होगा, क्रय मूल्य जो भी रहा होगा, उसमें पहले 25% का वृद्धि हुआ, उसके बाद 4% का कमी हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? वही तो लाभ या हानि होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कितना का परिवर्तन हो, वही लाभ हानि होता है। तो ये दो बार क्रिया करने के बाद, दो लगातार क्रिया करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, वही आपसे पूछा जा रहा है। अतः आप सीधा सीधी यहाँ पे ए बी फॉर्मूला लगा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे लगाओगे? तो 25% अधिक का मतलब +25, 4% डिस्काउंट यानी 4% कमी का मतलब -4, प्लस माइनस माइनस 25, 100/100 यानी कि 1। आपका आ जाएगा कितना भैया? तो कह दोगे 20% का लाभ। बस आपका उत्तर सेकंडों में निकल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा काम करना था, आपका आंसर आ जाने वाला था। लेकिन एग्जाम में कोई आवश्यक नहीं है कि जस्ट ये क्लिक कर जाए नियम, है ना, ये भी फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये तुम ना भी सोच सकते हो। तो वैसी स्थिति में क्या करना, ये तरीका तो आपके पास रहना ही चाहिए। कहता है क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 25% बढ़ाया तो अंकित मूल्य हो जाएगा कितना भैया? 125 रुपया। अब कहा कि 4% डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं, तो 125 का माल बेच रहा है कितना में? 100 - 4 यानी कि 96%, यानी 96/100 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, कटेगा तो इसको काटना मत भूलना। 25 25 25 से 25 400 24 96। क्लियर है? हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है। प्रतिशत लाभ की अगर बात करें दोस्त यहाँ पे, तो ध्यान देना, हमें अंकित मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कितना में खरीदा कितना में बेचा वही तो प्रतिशत लाभ होता है। यानी भैया ये 100 में खरीदा है और 24 बचे पीसा 120 में बेचा है, यही दोनों से तो मतलब है, तो इसको हटाना दो। अब यहाँ पर देखो तो लाभ कितना का हुआ? कहोगे 100 का सामान 120 में बेचा, यानी 20 ज्यादा में बेचा, तो 20 रुपया का लाभ हुआ। कितना में? तो कहोगे 100 में। 100 में जो कुछ भी होता है वही तो प्रतिशत लाभ कहलाता है, यानी 20% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन किस में है भैया? तो सी में है। ठीक है, तो ये दोनों चीज, ये भी आपको सोचना आना चाहिए, प्रैक्टिस से सोचने आ जाएगा कि क्या ये भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कहां कहां लगता है, किस कंडीशन में लगता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये भी बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बनाने में, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे आपको इसको समझना होगा, बारीकी से समझाने का हम प्रयास भी करते हैं, है ना। ये टाइम एंड डिस्टेंस में ध्वनि स्रोत से आने वाली आवाज को दो व्यक्ति दो स्थान से सुनता है, ये क्वेश्चन बताया है आपको, अक्सर बताते हैं असाइनमेंट में, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। उसी को टैक्सी के रूप में बदल कर दिया है। कहता है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 74 किलोमीटर की गति से 28 मिनट के अंतराल पर भैया एक ही दिशा में चलती है। इसका कहने का मतलब है दोस्त कि यहां से पहला टैक्सी खुला, ठीक है, जब 28 मिनट हुआ तो स्वाभाविक ये टैक्सी यहां पे पहुंच गया होगा, है ना, यानी 28 मिनट ये टैक्सी चल गया होगा, 28 मिनट ये टैक्सी चल गया होगा, तब यहां से दूसरा टैक्सी खुला होगा। तीसरा टैक्सी कब खुला होगा? जब ये दोनों टैक्सी 28 मिनट चला होगा, तो ये टैक्सी भी 28 मिनट चलकर यहां पे पहुंच गया होगा,
ठीक है भैया, यहाँ पे पहुंच गया होगा और ये वाला टैक्सी यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से लगातार टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पे खुल रही है। आगे का क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट क्या है भैया, एक व्यक्ति जो टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है वह टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। यानी इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, मान लो इधर से आते आते यहाँ पे व्यक्ति टैक्सी वाला से मिला होगा, ऐसा सपोज हम मान लेते हैं। व्यक्ति इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, और 10-10 मिनट के अंतराल पे टैक्सी से मिलता है। स्वाभाविक है ये टैक्सी से यहाँ पे मिला तो ये वाला टैक्सी भी इधर की ओर जा रहा है, व्यक्ति भी इधर की ओर आ रहा है, और 10 मिनट के अंतराल पे मिलने का मतलब हुआ दोस्त, यहाँ पे कलर लेके चेंज करके बताते हैं कि व्यक्ति यहाँ से 10 मिनट का दूरी तय करके यहाँ पे पहुंचा होगा। 10 मिनट व्यक्ति चला होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा, और उतने देरी में टैक्सी भी यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गया होगा। यानी टैक्सी भी यहाँ पे 10 मिनट चलकर यहाँ पे आ गया होगा। तब यहाँ पे दोनों मिलन किया होगा, संधि मिलन, यानी कि मिला होगा। क्लियर है, यहाँ पे मिला होगा। अब गौर से समझने वाली बात है कि टैक्सी यहां से यहां जाने में 28 मिनट ले रहा था, यहां से यहां आने में 10 मिनट, तो यहां से यहां आने में कितना लिया होगा भैया, तो कह दोगे 28 - 10 यानी कि 18 मिनट का समय लिया होगा। अब तो यहाँ पे क्लियर सी बात आपके सामने स्पष्ट आईने की तरह दिखाई देने लगा कि यहां से यहां तक की दूरी की हम बात करें दोस्त, ये दूरी की बात करें, ये वाला दूरी की बात करें, ये वाला दूरी की बात करें, तो व्यक्ति ये दूरी को 10 मिनट में तय किया और टैक्सी इस दूरी को 18 मिनट में तय किया। आई बात समझ में? यानी क्या इस स्टेटमेंट को तुम नहीं कह सकता है यहाँ पे कि 10 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी इक्वल होगा भैया 18 मिनट में टैक्सी द्वारा तय दूरी के। ये कहने में क्या हर्ज है, किसी को बताओ तो, कहीं को दिक्कत? बस ये लाइन अगर समझ में आ गया तो उत्तर सेकंडों में निकाल लेते हैं, इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, इसको हम बहुत बारीकी से समझाए भी हैं आप लोग को। अब देखो यहाँ पे 10 मिनट में तय दूरी बराबर क्या होता है, कहोगे चाल गुना समय। तो व्यक्ति का चाल x मान लेते हैं, अब व्यक्ति चला इस दूरी को 10 मिनट में, तो चाल गुना समय यानी x गुना 10 बराबर टैक्सी का दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। टैक्सी का चाल यहाँ पे दे रखा है 74 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 74 गुना समय कितना ले रहा है, 18 मिनट तक गुना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको हल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हल क्या करना, तो 1872 के 2 बाकी 7, 18 सबील से 126 और 7 133, है ना भैया, ये हो जाएगा। अब बटा में जाएगा 10, तो एक अंक के बाद दशमलव ले लेगा, यानी 133.2 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, बस इतनी सी बात आपको समझ में आया, है ना। एक क्वेश्चन में समय लेकर आपको समझाने का प्रयास किए हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक दो बार और इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है। हाँ भैया, 10,000 रुपया प्रति माह है। वह 6,000 किराया पर और 2500 बिल पर खर्च करता है, शेष उसकी मासिक बचत है। यानी महीना में बचाता कितना है, तो कह दोगे भैया 10,000 रुपया तो कमाता ही है, और 6,000 प्लस 2500 यानी 8500 खर्च कर देता है। यानी बचाता कितना है, तो कहोगे 1500 रुपया उसका मासिक बचत है। क्या है भैया, मासिक यानी महीने का 1500 रुपया वो बचाता है, यही तो आप कहोगे। आगे क्या कहता है, यदि अपने जन्मदिन के महीने में, यानी कोई भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा साल में, उसका तो एक ही महीना में, चाहे जून में हो, जुलाई में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, तो वही कहता है कि जन्मदिन के महीने में उसने पूरी मासिक बचत खर्च कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, तो जन्म बर्थडे मनाने में उस महीने का पूरा पैसा खर्च कर दिया, यानी उस महीने में एक भी रुपया वो नहीं बचाया। तो बताओ कि वर्ष भर की बचत बता दो, पूरे वर्ष भर का बचत क्या है। अरे भैया, एक महीना में खाली बचत नहीं किया है, बाकी 12 में से 11 महीना बचत किया है ना। एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में एक महीना, जिस महीना में उसका बर्थडे था, उस महीना में बचत नहीं किया। यानी कि 11 माह तक वो बचाया कितना, 1500 रुपया प्रति माह के हिसाब से। तो टोटल बचत कितना हो गया होगा भैया, तो 165, यही ना होगा, इतना 16,500, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। हमें लगता है ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, है ना। खाली एक महीना का बचत को हटा दोगे
है ना, पूरे वर्ष का बचत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस महीना में उसका जन्मदिन था, जन्मदिन में साथी दोस्त के साथ बियर पिया था, जिसमें पूरा पैसा वो खर्च कर दिया था। चलो आगे देखो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है एक पाइप टंकी को 10 मिनट में भैया भर सकता है, ठीक है। फिर कहता है दूसरा पाइप उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। लो भैया ये 20 मिनट में खाली कर सकता है ना। अब बताना है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी चलाया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम सब लेना जानता है ना, एफिशिएंसी भी लेना जानता है, इसलिए इसको फटाफट कर लो। अब कहता है दोनों मिलकर पूरे टंकी को कितना में भर देगा, तो पूरा टंकी कितना है भैया, तो 20 है ना। और दोनों मिलकर भर रहा है कितना, तो 2 में से गया एक टंकी 1 मिनट में, तो 20 टंकी भरने में कितना समय लेगा, तो 20 भागा 1 यानी कि 20 मिनट का समय लेगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आसान था इसलिए हम भी आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मान लीजिए X अनुपात Y है 2 अनुपात 5, Y अनुपात Z है 4 अनुपात 7, है ना। यहाँ पे क्या आप लोग जानते हैं X अनुपात Y अनुपात Z निकालना झटके में, कहेंगे जी यहाँ पे देखो क्या है Y कॉमन कितना है 5, यहाँ पे Y कितना है 4 है। अब कुछ नहीं करो, सीधा सीधी क्या करोगे कि ये वाला 22 इसमें गुना कर दोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 20 अनुपात ये वाला 22 से इसमें गुना कर दोगे तो 7 5 35, है ना। कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे मत लिखना दोस्त, ये निकालने आपको आना चाहिए। खैर ना भी निकालोगे तब भी बन जाएगा। अब कहता है कि 15,120 को X Y Z में बांटा जाता है तो उन्हें क्रमशः क्या प्राप्त होगा। ठीक है भैया, तीनों का मान निकालना है। कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे देखो तो Z का मान 35 है, क्या है भैया 35। 35 का मतलब क्या होता है, 7 5 35 होता है, क्या कहोगे जी, यानी Z 7 का मल्टीपल तो होना ही होना है। 7 का मल्टीपल की बात करेंगे तो बरसते 84, हाँ भैया 7 से नहीं कट रहा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। 7 से 1 कट रहा है, ये 7 से देखो तो 9 63, एक ये भी नहीं कट रहा है, बस 2 को तो कट गया हमारा, है ना। उत्तर ये होगा ये होगा। अब जो भी मर्जी। अब देखो तो ये 8 का मल्टीपल होगा X, कहोगे जी, तो ए वाला को चेक करो तो क्या ये 8 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो कौन आपका हो जाएगा भैया, तो डी हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकता था। या फिर है ना, कोई आवश्यक नहीं है कि एग्जाम में तुम बैठोगे ना तो यही तरीका आपको दिमाग में आ जाए, कोई भी तरीका आ सकता है, जिसपे आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा वो तरीका आपके दिमाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे सीधे x का क्या मान निकाल सकते थे, कहेंगे जी निकाल सकते। x कितना है 8 है, 8 लिख दोगे, यहाँ पे क्या कहोगे 8 5 13 के 3 बाकी 1 4 और 2 6 कितना आ जाएगा 63, तीनों का योग, है ना। क्योंकि कुल यहाँ पे योग ही तो दिया हुआ है 15,120, तो गुना 15,120 इतना तो करना आप जानते ही होंगे। बस इसको काटोगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। काटना भी आसान है, देखो यहाँ पे 3 8 9 9 से कट जाएगा, है ना। 9 7 63, 9 से कट जाएगा एक बार, है ना। 168 पर एगो जीरो आ जाएगा। फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 चौथा इतना आएगा, 24 8 92 से 1920 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान, है ना। एक्स का मान में अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक्स का मान अगर देखोगे तो 1920 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इससे भी आपका उत्तर निकल जाएगा। खाली एक्स का मान निकालोगे तब भी आपका उत्तर निकल जाएगा। तो दोनों तरीका आपके पास होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको देखते हैं। कहता है मंजीत अपनी आय का 40% भैया खर्च करता है, ठीक है, यानी कि 60% में जाता है। यदि वह 18,000 रुपया बचत करता है तो उसकी आय क्या है। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर 40% खर्च कर रहा है तो बचत कितना है उसका 60%। यहाँ पे ध्यान दो, उसका बचत कितना होगा, कहोगे 60% होगा। यहाँ से बचत कितना है 18,000, तो क्या कह दोगे, वैल्यू को ऊपर रखो, वैल्यू का अनुपातिक मान जो है उसको नीचे रखो, और जो निकालना उससे गुना करो। आय यानी कि 100% से क्या करोगे भैया, गुना करोगे। अगर यहाँ पे देखो तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, यानी 3 पर 4 जीरो आपका आंसर होगा। 3 पर 4 जीरो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी करेंगे कि 40% खर्च करता है, यानी बचाता कितना है ना, बचाता कितना है, तो कहेंगे 60%। ऐसे कितना बचा रहा है 18,000, 60% का वैल्यू हो गया 18,000, तो कहता आय क्या है, आय यानी कि 100% का मान, है ना। इसका भैया ये कितना है 300 गुना, तो इसका 300 गुना कितना हो जाएगा, जो उत्तर आएगा। आगे देखो अगले क्वेश्चन को, कहता है 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसने जितनी दूरी तय की वह शेष दूरी का 4/3 थी। तो भैया उसकी गति बता दो, यानी कि चाल बता दो। चाल बराबर सबको पता है क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है भैया, दूरी कितना तय किया, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चलाने के बाद जितनी दूरी तय की वह यानी जितनी दूरी तय की वह दूरी शेष दूरी की 4/3 थी, यानी शेष दूरी 3 है और तय दूरी कितना भैया उसका 4 है। यानी ऐसा है कि 4 दूरी तय किया
और 3 शेष बच रहा है, यही तो प्रश्न कह रहा है। ये हमारा क्या हो गया, तय दूरी। टोटल दूरी जो 37 किलोमीटर था उसमें से तय कितना किया, तो 4/3 तय किया, यानी कि 4 दूरी, शेष दूरी का 4/3 तय किया, यानी कि तय किया 4, तो शेष बच रहा है 3। क्लियर है? तो दूरी लिखो यहाँ पे, दूरी कितना हो जाएगा, तो 37 किलोमीटर टोटल दूरी था, उसमें तय कितना किया, तो 4/7 तय किया। 4 कितना तय किया भैया, तो 7 तय किया, यानी 7 में 4 किलोमीटर, तो 37 में कितना, तो 37 में 4/7। जैसे इसको सोचो, आपकी मर्जी। दूरी बटा समय, समय क्या कर रहा है, 1 घंटा 5 मिनट में यह काम किया है वो, यानी 1 घंटा 5 मिनट का मतलब हुआ दोस्त 1.5/60, मिनट को घंटा में बदल दिए, 12×5=60, यानी 1.1/12, यानी 13/12 घंटा में तय किया। यानी बटा में समय डालो, तो ऐसा करना, तो बटा में यहां डाल दो, 13/12, 12 कहां जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। क्या इसको आप ऐसा कर सकते हो, 63 कितना होगा भैया, ये 91 होगा, इसमें से एक माइनस कर दो, सीधा सीधे एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 9 से कोई कटेगा, हाँ, 9×4=36 हो जाएगा, इसमें भी -1 करके काट दिए, ठीक है, 9×4=36 काट दिए। अब इसको गुना करते हैं, 4×4=16, 16 दूनी 32 के 2, बाकी 3, 16×3=19, 192 आएगा नहीं, एगो सुनना है, तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक कम कर दिया, ठीक है, और इसमें एक कम कर दिया, इसमें एक कम करने का मतलब 48 कम हो गया दोस्त, इसको ध्यान देना, है ना। अब यहाँ पे इसको 19.2 के आसपास मेरा आंसर आने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हम पूरे को हम काट कूट करें, है ना, ज्यादा माथा पेची नहीं कर। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है 3.5 अनुपात इतना अनुपात इतना, कुछ नहीं की, है ना, माध्य पद का गुणनफल शुरू और अंत के गुणनफल के बराबर होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 3.5 गुना x बराबर कर दोगे 17.4 गुना 14। क्या अब क्या x का मान नहीं निकाल लोगे, कहोगे जी, कहोगे 17.4 गुना 14, अब बटा हो जाएगा 3.5। भैया इसको हल कर लो ना, अब उत्तर आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, एक हटा दो, है ना। यहाँ पे 5×7=35, 2×7=14 कट रहा, अब इसको मत काटो, 5 है ना, तो ऊपर नीचे खाली 2 से गुना कर दो, ताकि नीचे 10 में परिणत हो जाए, दशमलव बैठाना आसान हो जाए, है ना। क्या हो गया, 4 से गुना करोगे तो 416 के 6 बाकी 1, 768, 69 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, यानी 69.6, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन है आसान। कहता है कि 12 विद्यार्थी का, है ना, अंक इस प्रकार है, 1 से 28, है ना, इस प्रकार से कहां तक भैया, 22 तक, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम, यानी x है न्यूनतम और y है अधिकतम अंक। क्लियर है यहां तक। आगे बोलता है अंकों का रेंज 70 है। रेंज जानते हो ना, रेंज कहते हैं परसर को। परसर क्या होता है, महत्तम माइनस न्यूनतम चर मान होता है। तो ये आंकड़ा में महत्तम मान कौन है, कहोगे बाई, क्योंकि दे रखा है बाई कौन मान है, महत्तम, और न्यूनतम कौन है, तो एक्स न्यूनतम है ना। ये आंकड़ा में सबसे बड़ा मान बाई है और सबसे छोटा मान एक्स है, यानी यही दोनों का अंतर रेंज यानी कि 70 है। तो बाई माइनस एक्स बराबर क्या कह दोगे दोस्त, तो 70 कह दोगे। कहीं कोई दिक्कत है दोस्त, नहीं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लें इसको, ताकि, है ना, हमको जगह मिल जाए बताने का। आगे बढ़ते हैं, आगे आंकड़ा में दिया है कि आंकड़े का औसत है भैया 64, औसत, तो औसत 64 है, असंख्या है यहाँ पे 12 विद्यार्थी, तो क्या योग नहीं निकल जाएगा आपका, कहोगे जी 64 गुना 12 कर दोगे तो योग निकल जाएगा। तो 64 गुना 12 करना, क्या निकलेगा, योग, यानी ये सबको फिर हमको जोड़ना होगा, इतना बराबर इतना करना होगा, तो जोड़ने में भी तो पसीना आ जाएगा ना, सुबह से शाम, शाम से रात, है ना, बताओ दोपहर भी हो जाएगा। क्या करें, तो ऐसा करते हैं, हमसे पूछा क्रमबद्ध युग्म x और y निकालना है। x का मान ये वाला है, y का मान ये वाला है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ C9 का, कहोगे 3×2 5, 5×3 8, 5×2 7, 3, यानी सबका अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा करो ना दोस्त कि इसमें C9 लगा लो ना, C9 मेथड, अरे भैया जिसको लोग आज के दौर में डिजिटल सम भी कहने लगे हैं, वो लगा लो ना। चलो लगाते हैं, लगाओगे तो क्या कहोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले x और y को जोड़ो तो हो जाएगा y प्लस x, यानी ये सबको जोड़ रहे हैं, सबका योग निकाल रहे हैं, है ना। x y जोड़ लिए, अब इसको अंक को जोड़ो। अंक को जोड़ने से पहले देखो तो कहीं 9 है, 6 3 9,
8 1 9 9, पहले इसको हटा लो सुविधा के लिए। आगे देखो यहाँ 8 और 10 यानी कि 1 3 4 5 9 मतलब 0 हटा दो। 6 5 11 मतलब 2 7 9 मतलब 0 हटा दो, है ना। क्या बच गया 8, 8 से 14 5 19 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 7 8, 8 16 और 3 19 मतलब 1, 1 और 8 9 मतलब 0, यानी ये पूरा अंक का मान क्या आ गया भैया 0 आ गया। यानी पूरा का सिंगल डी निकालोगे तो आएगा y प्लस एक्स प्लस 0, y प्लस एक्स प्लस 0। ये प्लस 0 कहाँ को लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। चलो हटाओ, नहीं लिखा तो हटा दो इसको, बराबर सीधे लेते हैं बराबर। बराबर कितना आएगा, तो योग तो यहां से निकाल चुका है, कितना है योग, इससे निकाल लो। इसका सिंगल डी मान हो जाएगा क्षेत्र 10 1, इसका हो जाएगा कितना भैया, तो 3, 3 गुना 1 करोगे क्या हो जाएगा 3, आ तो गया। और ये 70 का सिंगल डी मान तो साथ ही होगा, क्लियर है। अब क्या इससे बाई या एक्स का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो बाई का मान निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे बाई का मान निकालोगे, भड़का का तो जोड़ के आधा, तो 7 3 10, 10 का भैया क्या करोगे, 7 3 10 का आधा करोगे, आधा करोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे सावधान हो जाना, तुम यहाँ पे संख्या का हल नहीं कर रहा है, सिंगल डिजिट निकाल रहा है, तो ऐसे करोगे, तरीका से करोगे, नहीं तो कहीं कहीं फंस जाओगे। 7 3 10 यानी कि सिंगल डिमांड कितना आ गया 1, 1 का आधा करना है यानी कि बटा 2 करना है। अब इसको हल करने के नीचे 2 है तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 5 से गुना कर देते हैं, है ना। 10 इसको बना देते हैं 1 बना देते हैं, तो कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। यानी बाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। देखो तो 5 बाई ये वाला ना है, हाँ ये वाला है। 9 मतलब 0, 5 तो नहीं आ रहा, उत्तर नहीं होगा, है ना। यहाँ 5 1 6 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे 9 मतलब 0, 5 तो भैया आ रहा है, उत्तर हो सकता है। यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं होगा, यानी एक ही में आया आपका सी ऑप्शन। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन मिलता था फिर एक्स का मान निकाल के चेक कर लेते। एक्स का मान कैसे निकालता, निकाल दूं क्या, चलो एक्स का मान भी निकाल देते हैं। घटा के आधा करोगे, इसमें से घटा के आधा करोगे, तो 3 में से 7 घटाओगे -4, कितना आएगा -4 आएगा। माइनस में नहीं लाना है, 9 में से फिर घटा लो, कितना आ गया 5। अगर माइनस में आ जाए तो 9 में से उसको घटा लेते हैं, नहीं कितना आ गया 5। 5 का आधा करोगे, नीचे 2 आया तो फिर वही काम, इसको है ना 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना करना होगा। ये आपको बता चुके हैं, C9 का पूरा कंसेप्ट हम यूट्यूब पर दे चुके हैं, एक बार उसको जरूर देख लेना, भिन्न वाला का कैलकुलेशन का भी। अब यहाँ देखो क्या का 5 25 यानी कि 7 आ जाएगा, कितना से जाएगा 7। देखो तो 7 किसका आ रहा है ना, कलर लाल का ले ले, चलो इससे लेते हैं। 7 आ रहा है, नहीं भैया उत्तर नहीं होगा। 7 आ रहा है 5 3 8, नहीं 7 आ रहा है ना। यहाँ देखो 3 आ रहा है, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए वाला। हमें लगता है ये बात भी समझ गए होंगे। ये C9 से बहुत मजे में बन गया, ऐसे आप बेसिक से भी बना सकता था, उतना ज्यादा जोड़ना भी नहीं था, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो जैसी आपकी मर्जी, हिसाब किताब आप लगा सकते हो। चलिए भैया, तो ये क्वेश्चन कहता है कि सचिन ने पहली पेन 630 रुपया में, दूसरी पेन 772 रुपये में खरीदी। वह पहली पेन 70% लाभ पर बेचता है लेकिन 9% का छूट देता है। चलो पहला पेन की कहानी खत्म। दूसरी पेन 71% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। यानी कैलकुलेशन तो होने वाला है दोस्त, कोई डाउट नहीं, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक निकालना यानी कि एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं है। प्लस C9 नहीं लगा सकते हो, इकाई अंक पे आधार पे नहीं निकाल सकते हो, तो बनाओगे कैसे, चलो गौर करो, ठीक है। पहला पेन 630 में, चलो पहला पेन से चलते हैं। पहला पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया, तो 630 रुपया में खरीदा है तो लिख दो 630, और भैया इसको जो है 70% लाभ पर बेच रहा है, यानी 170% पर बेच रहा है, यानी 70/100 पर बेच रहा है। लेकिन इस पे भैया 9% का डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि 100 का सामान 9 रुपया कम करके, यानी 91% पे बेच रहा है, यानी 91/100 में बेच रहा है। चलो ये तो हो गया पहला पेन का विक्रय मूल्य। दूसरा पेन के बारे में क्या कहा, तो कहता है दूसरा पेन 71% लाभ पर बेचता है। लो भैया दूसरा पेन 71% लाभ, यानी कि हो जाएगा दूसरा पेन का क्रय मूल्य है 722 रुपया, तो 722 का 71% यानी कि 171/100% में बेच रहा है, ये हो गया। ये आ गया दूसरा पेन का भैया कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य। अब ये दोनों पेन का क्रय मूल्य यहाँ पे है दिया हुआ, और दोनों पेन का यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, वही मेरा उत्तर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन दोस्त हमें करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड होता है, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन करके देखते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब क्या करोगे, तब पहले ऐसा करो कि 63 गुना 91 कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 होगा। 9 27 शो 33 के 3 बाकी 3, 9 छक्का 54 और 3 हो जाएगा 57, और गुना यहाँ पे आ गया 17। अब बटा में आ जाएगा दोस्त कितना, तो कहोगे 100। अब आगे और बढ़ते हैं, 17 का टेबल तो जानते ही हैं, तो 17 51 के 1 बाकी 5, 17 51 और 5,
51/56 के 6 बाकी 5, 17 से 119 और 5 124 के 4 बाकी 12 और 17 पचे 85 और 12 कितना हो जाएगा भैया, तो कह दो कि 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब बटा 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा हमारा पहला विक्रय, मतलब पहला पेन का विक्रय मूल्य। दूसरा पेन का विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो दोनों गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव उठा देंगे। कैसे, तो देखो इसको डिवाइड कर दो 100 प्लस 70 प्लस 1 में, तो पहले 722 में 100 से गुना करो तो कहोगे 722 पर डबल जीरो, ठीक है। फिर 722 में 70 से गुना करो, कहोगे वो जीरो, 7 से गुना करो, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 बाकी 1, 7 49 1 50, ये हो गया। फिर 722 में 1 से गुना करो तो हो जाएगा 722। क्लियर है दोस्त। अब इसको ऐड करो तो हो जाएगा 2 6 7 7 14 के 4 बाकी 1, 7 5 12, ये आ जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1234.62। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो अब यहाँ पे टोटल विक्रय मूल्य दोनों का कितना हो गया, ये निकाल लो। ये दोनों को ऐड करोगे तो कहोगे 2 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 के 2 बाकी 1 हो गया, है ना। तो 5 और 4 9 हो गया, ठीक है भैया। 7 और 3 10 के 0 बाकी 1, 10 और 12 22, ये हो गया कितना, 22 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे टोटल सीपी भी निकालना होगा, यानी ये दोनों को जोड़ना होगा 630 और इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 2 5, 3 2 5 और 7 13, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए भैया, तो लाभ चाहिए। अब इसमें से घटा दो तो लाभ निकल जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो लाभ निकाल दोगे, है ना। घटा दो, कहोगे डबल जीरो, तो ये हो गया 2 2, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना 1, 11 में से 3 गया 8, है ना। 857.23 रुपया लाभ हुआ, 857.23 रुपया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। कहीं ना कहीं इक्वलेट मान ही निकल गया, यानी सिंगल डी से भी तुम निकाल सकता था, लेकिन यहाँ लिख दिया था 2 दशमलव स्थानों तक ही निकालना है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क हम ले नहीं सकते हैं। अब एक क्वेश्चन को देखो तो इसको क्या कहोगे, 11 नंबर का क्वेश्चन को कैसे बनाओगे भाई, तो कहता है निम्नलिखित को सरल कीजिए। कुछ नहीं करिए, पहले एक्स वाला को उठाओ, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस x स्क्वायर हो गया। इसको हल करोगे आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर। देखो तो 3x स्क्वायर किसमें है, कहोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 को तो कट गया, है ना। अब 8 और 6 इकाई अंक है, अब इसको निकाल लो, है ना। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, माइनस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। 8 इसके अंत में नहीं है, यानी कि ये वाला उत्तर हो गया, ये वाला आपका कट गया। ऐसे बनाना है ना, जब बहुपद का सरलीकरण आवे तो। आगे देखो यहाँ पे पूरा को हल करने के बजाय, है ना, उत्तर ये तो निकालना है। यहाँ पे देखो तो इसको कैसे हल करोगे भैया, तो कहोगे पहले तो काट लो इसको, पहले क्या करो काट लो, है ना। वर्षा का 72, इसको काट लो, काट लिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो 9 2 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 7 4 11, माइनस आ जाएगा 30, ठीक है भैया। अब ये आएगा तो आ जाएगा 1 8 81, 81, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, गलती भी नहीं करना है। आसान क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन ये क्या कहता है कि एक शंकु जानता है ना, शंकु ये होता है दोस्त, शंकु ये होता है, ठीक है ना, ये शंकु है। कहता है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये सबको पता है क्या होता है, ये क्या होता है, तो कहोगे पाई आर एल होता है, पाई आर एल दिया हुआ है 6500 पाई, 6500 पाई, ठीक है भैया। और इसका व्यास 100 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा भैया, तो कह देंगे 50 मीटर, है ना। त्रिज्या कितना हो जाएगा 50 मीटर। ई से ई तो कट गया, यानी एल निकल गया कितना 6500 बटा त्रिज्या कितना है 50, है ना। ये आर कितना है, यहाँ पे देखो ना, व्यास है 100 तो त्रिज्या हो जाएगा 50, कहाँ हो जाएगा बटा में, एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, यानी कि एल हो गया 130। कुछ दिखाई दे रहा है, कहोगे जी हमें तो दिखाई दे रहा है, ये वाला घिस दो, यही इसका ऊंचाई हुआ जो प्रश्न में पूछा गया है ना, यही एच का मान हमसे पूछा गया है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कहोगे जी 5 ये 13 है, यानी ये वाला मान क्या 12 होगा, क्या ये 12 होगा, देखो तो ये 12 होगा क्या, है ना। 5 12 13 पर एक का जीरो है तो यहाँ पर एगो जीरो डाल दो, यानी 120,
यानी इसका ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई कितना होगा 120 सेंटीमीटर। आई बात समझ में तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। टिप्पणी तो आपको जानकारी होगा ही होगा। ठीक है, देखो ना 5 12 13 पर इक्का को 0 यानी 10 का मल्टीपल, इसको भी 10 का मल्टीपल कर दो आंसर आ जाएगा। चलो 13 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इस क्वेश्चन को देखो तो क्या कहता है, कहता है दो पाइप ए और बी एक 3700 लीटर की टैंकी को क्रमशः 9 और 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो वे 6400 लीटर की खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा। ऑप्शन भी मजेदार है, लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो तो ए है ए है बी, कहता है ए और बी एक 3700 लीटर की टंकी को कितना भैया, तो 3700 लीटर के टंकी को क्रमशः 9 घंटे और भैया 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर के टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखो हम इसको से अगर इफिशिएंसी निकालेंगे ना तो बहुत जटिल इफिशिएंसी आने वाला है। अतः जैसा तुम बनाता था उसी ढंग से तुम बनाओगे इसको, यानी ये दोनों का एलसीएम, यहाँ पे कुल काम ये भी है लेकिन कुल काम तुम अपने स्तर से जैसे लेता था वैसे ले लो। कितना आ गया भैया 18 आ गया। अब इसी के आधार पे तुम इफिशिएंसी निकाल लो, कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया। यानी कुल काम 18 है तो ए एक दिन में 2 काम, यानी 1 घंटा में 2 काम, बी 1 घंटा में 3 काम करता है। काम कितना करना है तो कहेंगे हम यहाँ पे 6400 लीटर। तो देखो ऐसा करो यहाँ पे कि ये 3700 लीटर के इक्वल है 18 का, ठीक है, तो 6400 करना है तो 6400 लीटर का इक्वल कितना होगा ये तुम निकाल लो ना। तो कहोगे 18 बटा 3700 गुना का 6400 काम के बराबर होगा। यानी 6400 काम करने का 6400 लीटर भरने का मतलब हो गया कि इतना भरने में कितना समय लेगा। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। चलो अब तो बना लोगे ना, तो कहोगे यहाँ पे ये सुन कर दिया, इतना काम करने में कितना समय लेगा, तो एक दिन में सॉरी 1 घंटा में 5 काम कर रहा है भैया, तो इतना काम करने में कितना समय लेगा, तो कहोगे 18 गुना 64 अब बटा का 37, है ना, ये वाला हो गया। एक काम करने में 5 घंटा तो इतना भागा 5 कर दोगे। आई बात समझ में, काम बटा टोटल काम बटा एक दिन का काम। अब यहाँ पे इसको हल करोगे तो क्या आएगा, कहोगे नीचे में तो 185 आएगा सर, 185 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। तो ऊपर में 832, यानी कि जो भी गुना करने पाएगा अंत में 2 आएगा। अगर अंत में 2 की बात हम करें तो अंत में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें है भैया। उत्तर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई है ना डिफिकल्ट नहीं होता क्वेश्चन। कहता है कि 47,100 की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज में 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर क्या होगा। यानी CI और SI पूछा है, सबको पता है 2 वर्ष का क्या होता है, तो कहता है R स्क्वायर बटा 100% होता है, ऐसा आप कर सकते हो। R यहाँ पे कितना भैया 9%, तो 9 81, 81 बटा 100 यानी कि 0.81% हो जाएगा। 81% किसका, तो इसका। जो ही अगर C9 से थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो 8 1 9 9 मतलब 0, है ना, 0 से गुना करोगे तो मान 0 आ जाएगा। 0 किसका आता है देखो तो 8 1 9 मतलब 0, 7 9, ये आ रहा है 3, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। 9 मतलब 0, है ना, 3 1 4 और 2 1 7 आ रहा है भैया, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, है ना। 8 1 9 मतलब 0, 5 3 8 1 9 मतलब 0, 0 आ रहा है, हो सकता है। 9 मतलब 0, 8 1 9 मतलब 0, 3 1 4 आ रहा है, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। उत्तर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन C9 से। लेकिन अगर हल भी करना है तो हल करना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करोगे इतना है तो CI कितना होगा, तो कह दोगे 47,100 का, है ना, 81%, दशमलव क्या हो जाएगा 81% मतलब बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे कट गया, ये दोनों को गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो आप गुना कर लेना, ऐसे तो उत्तर C9 से हम निकाल चुके हैं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कहता है राजेश के पास 156 लीटर और 256 लीटर तेल दो प्रकार का है, ए और बी। वह इसे ऐसे डिब्बे में भरता है कि प्रत्येक डिब्बे में केवल एक ही प्रकार का तेल होता है और वही पूरी तरह से भरे होते हैं। प्रत्येक डिब्बे की अधिकतम क्षमता क्या होगी। यानी कहीं ना कहीं मैसा पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को समझो, मैंने इसमें भैया 156 लीटर तेल है ना, 156 लीटर ए प्रकार का यानी करुआ तेल है, और इसमें कितना है भैया 256 लीटर है, कितना है बी प्रकार का तेल है यानी करासन तेल है। अब वो चाहता है कि हमको छोटा छोटा डिब्बा चाहिए, छोटा छोटा डिब्बा चाहिए भैया, छोटा छोटा डिब्बा चाहिए, बहुत सारे, अधिकतम आपका, ताकि ये वाला भी डालें तो पूरा पूरा डिब्बा में आ जाए,
ये वाला भी डालें तो पूरा पूरा डिब्बा में आ जाए अधिकतम। तो क्या होगा, इसका क्या होगा भैया, तो मासा होगा, इसका क्या होगा, मासा होगा। तो मासा तो वह अधिकतम संख्या होती है, दोनों को काट दे, दोनों को काट दे। तो दोनों को काटने वाला इसमें देखो ना कौन है, तो कहोगे भैया 13, पहला संख्या 13, 13 से ये तो कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। 4 से तो भैया दोनों कट रहा है, 10 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि सुन्ना है, सुन्ना तो किसी में है ही नहीं। 6 की बात करें तो 2 और 3 से कटना चाहिए, 6 5 का तो 13 है, 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि बस एक ही ऑप्शन मिला आपको 4, जिससे ये दोनों कट रहा है, यानी दोनों का मासा हर हालत में क्या होगा भैया, तो 4 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलो 17 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है इसको हल करो भैया। चलो हल कर दो, हल कर दो, हल करने में कोई दिक्कत है, कठिनाई है तो बता देना हमको भाई, है ना। पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटा, उससे पहले क्रिया करते हैं कोष्ठ का। चलो सबसे पहले शॉर्ट की कोष्ठ करना होता है, कहेंगे जी, तो 5 1 6, 6 में से 6 गया, 0 आ गया, 6 में 0 से गुना करोगे भैया तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 में अगर 12 से भागा दोगे तो भैया ये भी मान 0 हो जाएगा, और 0 में 194 जोड़ोगे तो 194 ही रह जाएगा, 194 किसी में है, कहोगे जी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और क्या क्या करना है, आगे देखते हैं। चलो कहता एक समकोण वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई है। देखो यहाँ पे समकोणीय वृत्तीय शंकु का, यानी यहाँ पर भी क्या दे रखा है भैया, एक क्वेश्चन पहले भी था, एक क्वेश्चन और लगता है शंकु से आ गया, ये शंकु दे रखा है, शंकु अभी बताया है कैसा होता है। जो कहता है वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ए जो होता है पाई आर एल, ये रखा है कितना, 5400 पाई है, तो बराबर सीधे कर देते हैं 5400 पाई। क्लियर है दोस्त। इसका व्यास 144 है, यानी कि त्रिज्या 144 का आधा यानी कि 72 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा भैया, तो कह देंगे 72 हो जाएगा। क्लियर सी बात है यहाँ तक। तो ये पाई से पाई तो मेरा कैंसिल हो गया, त्रिज्या कितना हो गया, 72 हो गया। तो क्या एल का मान नहीं निकाल लोगे, कहोगे जी 5400 बटा हो जाएगा 72, 72 है ना, 9 8 72, 9 छक्का 54, कट रहा है ना जी, कट रहा है। 8 से तो 8 7 56, 8 5 40, कितना आ जाएगा भैया, एल का मान 75 आ जाएगा। चलो एल ए निकल गया 75। हमें निकालना है एच, क्या निकालना है दोस्त, एच, ये वाला एच। तो एच क्या निकाल सकते हो, कहेंगे जी बिल्कुल, अगर ट्रिपलेट जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते हो तो और बढ़िया बात है ना। ऊंचाई बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको टोरोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो दोनों को जोड़ो, कहोगे 5 2 7, 7 7 14, और गुना दोनों का अंतर क्या आएगा 3, यही आएगा ना। तो कहोगे 7 21 के 1 बाकी 2 42 और 2 44, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, 21 आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा 21। यही तो पूछ रहा था आपसे, एच का मान क्या होगा, 21 होगा, है ना, 21 यानी कि बी। अब बहुत से विद्यार्थियों को ये वाला करने में भी परेशानी हो रहा होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, आपको समझा दूं, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एच बराबर क्या होगा, तो कहोगे अंडर रूट, है ना, कर्ण स्क्वायर यानी 75 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी 72 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर। तो पहले है ना ए प्लस, इसका मान होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी मैंने किया, यानी कि दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, फिर दोनों को घटाया तो ये आ गया, ये करना आसान हो गया। ये पूरा काम क्यों करना, हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर ट्रिपलेट जानते थे तब तो निकाल सकते थे, है ना। हमें भी ट्रिपलेट याद नहीं था, ज्यादा ट्रिपलेट कितना याद रखोगे, लेकिन याद रखना चाहिए। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है कि आंकड़े का मोड यानी कि बहुलक 140 है, तो x का मान बता दो, x का यानी ये वाला x का मान बता दो। तो बहुलक का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं, इसको जरूर याद रखना, बहुलक और माध्यिका को बिल्कुल याद रखना। बहुलक बराबर होता है एल प्लस, गौर से समझना, एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटा 2 माइनस F1 माइनस F2 गुना एच। कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखे हैं, गौर से समझो। यहाँ पे सबसे पहले ये जो बराबरता दिया हुआ है ना, इसमें ए वाला 33 से बीच में लगभग यही है ना, एक दोनों के बीच में ये आपका होगा बहुलक वर्ग, क्या होगा, बहुलक वर्ग, है ना, बीच वाला ये ले लेना, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वो हमारा कहलाता है एल, और इसका अंतर जो होगा ना वो हमारा कहलाता है एच। 140 में 135 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। 135 क्या हो गया हमारा, एल हो गया, और दोनों का अंतर कितना हो गया, एच यानी कि 5 हो गया। अब यहाँ पे इसके ठीक पहले वाला को हम कहते हैं F1, इसके बाद वाला को कहते हैं F2, और ये जो बहुलक वर्ग होता है ये कहलाता है FM,
है ना। अब हल कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। बहुलक कितना दिया हुआ है 140। कलर हम बदल लें थोड़ा सा आपके लिए। चलो तो ये हो गया 140 बराबर एल यानी माध्य बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 135 हो गया, ठीक है ना। और प्लस हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एफ एम कितना हो जाएगा 33, ठीक है भाई, माइनस F1 कितना हो जाएगा 30 और 2FM यानी कि इसका दुगना यानी 66 माइनस F1 30 माइनस F2 कितना होगा भैया x हो जाएगा, x दे रखा है, और गुना h यानी वर्ग का माप 140 माइनस 135 यानी कि 5। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका ऊर्जा है ना हंसते खेलते दौड़ते कूदते आ जाएगा। पहले तो इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 3 गुना 5 यानी कि 15, अब बटा में हो जाएगा 66 30 गया 6 माइनस का x। चाहो तो इसको 5 या 15 काट सकते हो, 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3 बराबर 6 माइनस x, है ना 6 माइनस x। ये देखो 66 में 30 गया 36 होगा, नहीं है 36 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना 66 में से 30 गया 36 माइनस x ये होगा। अब इसको 30 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3 बराबर 36 माइनस x यानी कि x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3 यानी कि 33। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। हमें लगता है ये बात समझ गए होंगे। तो बहुलक का ये फार्मूला बिल्कुल आप रट लोगे, है ना। रेलवे ग्रुप डी में बहुलक माध्य का बहुत बार, रेलवे में तो बहुत बार पूछता है भाई, है ना, बहुत आसान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कमलेश 10,000 रुपया में साड़ी और सूट खरीदता है, ठीक है कोई बात नहीं। प्रति साड़ी 1500 रुपया, यानी एक साड़ी का कीमत यहाँ पे है 1500 रुपया और प्रति सूट है कीमत एक सूट का 1000 रुपया। कुल वस्तु यानी साड़ी और सूट मिलाकर 8 गो वो खरीदा है, तो साड़ी और सूट की संख्या बताओ। 1 मिनट, क्या यहाँ पे रूल एलिगेशन लगा सकते हो? बिल्कुल आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ये हमारा साड़ी हो गया और ये हमारा सूट हो गया। सपोज मान लो कि 8 के 8 वो साड़ी खरीदा होता तो कितना पैसा लगता, तो एक साड़ी का कीमत था 1500 और 8 के 8 साड़ी खरीदता तो 15 8 20 से यानी 120 पर डबल जीरो यानी 12,000 रुपया उसको लग गया होता। और अगर 8 के 8 वो सूट खरीदा होता तो कितना पैसा लगता, तो कहोगे एक सूट खरीदने में 1000, 8 सूट खरीदता तो 8,000 रुपया इसको लगा होता। लेकिन हकीकत में देखो दो टोटल पैसा सारी सूट में लगा कितना है, कहोगे 10,000, ये दोनों के बीच में दोनों मिलाकर 10,000, है ना। यहाँ पे रखो, ये मान हमेशा दोनों का बीच का होता है। अब रूल एलिगेशन लगा दोगे, क्या आएगा, ये 2000 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यहाँ लगाओगे ये भी कितना आ जाएगा 2000। अगर इसको काट कुट करोगे तो आ जाएगा 1:1 यानी 50-50, यानी जितना साड़ी खरीदा भैया उतने सूट खरीदा। तो बताओ टोटल 8 गो खरीदा था तो 8 गो में साड़ी कितना खरीदा, तो कहोगे 4 गो, सूट कितना खरीदा तब कहोगे 4 गो खरीदा, दोनों 50-50 खरीदा, यानी कि 4 साड़ी 4 सूट, यानी ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। ये ज्यामिति का क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है किसी जीवा द्वारा केंद्र पर परिधि पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होता है। तो याद रखना कोई भी वृत्त में, है ना, किसी जीवा द्वारा, है ना, किसी जीवा द्वारा ये अगर केंद्र है तो केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है ना वो परिधि पर कहीं बनाओ उसका ये डबल होता है। थीटा तो क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। हमेशा ये ध्यान देना, केंद्र पर का कोण परिधि पर का डबल होता है। हमसे क्या पूछा कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 2 थीटा, दुगना होगा ना। परिधि पर बनाया गया कोण थीटा का अनुपात क्या होगा, कहोगे 2:1 होगा। ऐसे भी याद रखना केंद्र पर का कोण परिधि पर का दूना होता है, बस याद रखना, आपको आराम से, है ना, याद रह जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत इससे बनता है, बना भी लोगे। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, हल करना है भाई। क्या करना है, हल करना है, हल करना भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो 9m + 7 है, 4/29 में सबको बदलो, तो यहाँ पे बदलो 4/29 कर सकते हो क्या, कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगे तो पावर माइनस में खाली हो जाएगा और क्या, गुना ये 4/29 तो है ही, रहने तो इसको 4/29 नहीं, अब पावर 2 है, ये 4/29 को करना पड़ेगा, हमको उलट देना है। तो जैसे उल्टोगे ना, जैसे उल्टोगे तो ये पावर जो है निगेटिव खाली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बराबर यहाँ पे क्या है 4/29 रहने दो, 4/29 का पावर क्या हो गया 9m + 7। अब यहाँ पे गौर करो सबका बेस क्या हो गया भैया, समान हो गया, तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, तो कहोगे 4 के पावर 29 का पावर हो गया, है ना, -3 और -11, -14 में से 2 गया
-12 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 4/29 के पावर दे रखा है कितना, तो 9m प्लस का 7, यही ना दे रखा है। अब देखो बेस समान है तो पावर भी समान होगा, तो तुम कह दोगे कि 9m प्लस 7 बराबर हो जाएगा -12, तो 9m बराबर हो जाएगा भैया माइनस का 19, तो m बराबर हो जाएगा भैया -19/9। कोई ऑप्शन में है तो टिक आउट मार दो, और नहीं है तो बल्ले बल्ले कर लो, और क्या हो गया। चलो 23 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विवर्तक यानी कि विवेचक मान बताओ, यानी कि डी बताओ। डी जानता है ना क्या होता है, डी होता है डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। अब बी यहाँ पे क्या है, तो कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, बहुत से विद्यार्थी नए होंगे। तो देखो एक्स का जो गुणांक होता है वो ए कहलाता है दोस्त, और एक्स का गुणांक जो होता है वो बी कहलाता है, और स्वतंत्र पद जो होता है वो सी कहलाता है। ये सबको पता होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4, ए कितना है कहोगे 1 गुना सी कितना है कहोगे 13। अब इसको हल करोगे दोस्त, कहोगे 4 माइनस 13 54, यानी कि माइनस का 48 आएगा। हमसे बोला है कि विवेचक क्या होगा, तो -48 होगा, यानी ये नहीं, आपका उत्तर ये हो जाएगा। और कहता है कितने वास्तविक मूल होंगे, तो याद रखना विवेचक मान निकाल के हम पता करते हैं कि इसका मूल कितने होंगे और कैसे होंगे, उसका प्रकृति क्या होगा। तो क्या होता है, इसमें 3 स्थिति होता है। या अगर डी बड़ा होगा 0 से, पहला स्थिति अगर डी बड़ा होगा 0 से, लिख देते हैं, याद रखना इसको। तो मूल ये वाला विवेचक मान निकाला जो अगर 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हुआ, तो मूल है ना 2 होगा, 2 मूल 2, और कैसा होगा भैया, तो वास्तविक है ना, वास्तविक होगा। अब वो भी मूल दोनों क्या होगा, असमान है ना, 2 रंग का, दोनों 2 रंग का मूल होगा। और अगर d बराबर 0 हो तो समान मूल क्या होगा, समान मूल होगा, और वो भी मूल क्या होगा, तो वास्तविक होगा, याद रखना। और तीसरा अगर d का मान 0 से छोटा होगा, जैसे कि माइनस में आ गया, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। बात को समझना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, डी का मान 0 से छोटा नेगेटिव आ गया, इसका कोई मूल, नो रियल मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बात आ गई समझ में, तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपका काम का चीज है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। 24 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ये क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे कि एक समूह में 20% पुरुष, उसका औसत वजन दिया हुआ है 45 केजी, 50% महिलाएं, औसत वजन है 60 केजी, शेष बच्चे हैं, औसत वजन है 20 केजी। तो समूह का औसत भार ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे कौन है भैया, तो तुम कहोगे पुरुष है या नहीं, पुरुष है, महिला भी है साथ में भैया, और बच्चा भी है, ये सबको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आपका समूह बन जाएगा। यही तुम्हारा क्वेश्चन है। पुरुष की बात करो तो पुरुष है 20%, महिला की बात करो तो महिला है 50%, और बच्चा कितना बचा, तो 100 - 70, यानी कि देखो ना 20 50 70, 100 - 70 यानी कि 30 बचा, यानी कि समूह में कितना व्यक्ति हो गया, क्या देंगे 100। क्लियर है, ये संख्या हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि इसको रेशियो ले लेते हैं। यानी सबसे पहले 0 0 0 0 हटा लिए, है ना, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब इसको तुम अगर लिखना चाहोगे तो कह सकते हो ना, ये इसे कैसे हम कलर बदलते हैं तब भी यही आ जाता है। 10 बराबर हम कह सकते हैं क्या, 2 प्लस का 5 प्लस का 3, ऐसा कह सकते हैं। 5 3 8 2 10 कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये पुरुष है, पुरुष जो है जिसका औसत वजन है 45 केजी, तो गुना 45 कर दोगे, है ना। ये महिला है, महिला का औसत वजन है 60 केजी, तो गुना 60 कर दोगे। ये बच्चा है, बच्चा का औसत वजन है 20 केजी, तो गुना 20 कर दोगे। हमसे पूछा समूह का औसत भार ज्ञात करो, तो समूह का औसत भार को x मान लोगे, बस अब निकल जाएगा। अब यहाँ पे हल कर दोगे, आपका उत्तर जाएगा 45 दूनी 90, है ना, और यहाँ पे हो गया 300, है ना, लिख देते हैं 90 प्लस 300 और प्लस का 60, अब बटा ये हो जाएगा 10, होगा ना। अब इसको हल कर दोगे तो इस 0 से ई वाला कट गया,
तो कहोगे यहाँ पे 915 45, कितना आ गया भैया 45, यानी कि समूह का औसत वजन 45 केजी आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे बनाओ, बेसिक से भी बना सकता है, वही बेसिक है तो वो भी है। अब चलिए भैया इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कहता है कि x को 26, 40, 22, 34 में जोड़ा जाता है तो वो अनुपात में होता है। अनुपात नहीं, इसको समानुपात कह देना, ठीक है ना, समानुपात होना चाहिए, यहाँ पे समानुपात में होती है। तो साथ ही इतना, तो बाई का मान बताओ। ध्यान से यहाँ पे समझना, इस क्वेश्चन पे यूट्यूब पर बहुत महाभारत किए हैं टीचर लोग आपस में, है ना, एक दूसरे को मतलब ये करके कि आपने ये किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नियम नहीं जानते हैं, आपको पढ़ाने नहीं आता, पता नहीं क्या क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए, गौर से समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स को जब चारों में जोड़ते हैं तो समानुपात हो जाता है। तो तुमको बताए होंगे हम कि चारों पद में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए तो वह समानुपात हो जाए। कैसे बनाता था, तो गौर से यहाँ पे समझो, हम समझा रहे हैं फिर से यहाँ पे एक बार आपके लिए। ये आपका है 26 है ना, फिर कितना है 40 है, फिर कितना है भैया 22 है, और फिर कितना है 34 है। हमसे कहा जा रहा है कुछ देर के लिए पहला क्वेश्चन कि ये चारों में कौन सा पद को जोड़ा जाए कि ये समानुपात हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आवे तो क्या करना है कि पहले ये दोनों का अंतर और फिर ये दोनों का अंतर कैसे निकालोगे, तो क्रम देखना, इधर से इधर घटा रहा है कि इधर से इधर घटा रहा है, तुम्हारी मर्जी, कहीं से घटा सकते हो, लेकिन क्रम एक होना चाहिए घटाने का आपका। चलो हम इधर से घटाते हैं, कितना आ जाएगा भैया, कहोगे 40 में से 26 गया 14 आ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे 34 में से 22 जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा, कटेगा तो काट दो, है ना। रेशियो ले लो, 7 दूनी 14, ये हो गया 6 दूनी 12, बिल्कुल 7 और 6 आ गया। अब क्या करना है कि ए वाला का अगर 6 से गुना या 7 से गुना, 7 से अगर इसके पहले पद में गुना करते हो तो 6 से इसके पहले पद में करना, अगर 7 से इसमें करते हो तो अंतिम में, तो इसका अंतिम में करना 6 से, बस इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें हम कर रहे हैं पहला पद में गुना कर रहे हैं, तो 7 से गुना करोगे तो 154 हो जाएगा, क्या कहोगे जी 154 हो जाएगा, 154 माइनस 7 दूनी 14 के 4 बाकी है 15, ठीक है। अब इससे इसमें गुना करना होगा, इसमें करोगे तो क्या होगा, कहोगे 6 का 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हो जाएगा, ठीक है। बटा में ये दोनों का अंतर, लेकिन यहां देखना कैसे घटाया था, इसमें से ई घटा रहा था, 154 में से 156, तो यहां पर भी इसमें से ही घटाना, तो 6 में से 7 गया, क्या बच गया भैया माइनस का 1, बस हो गया, है ना। यही पद जोड़ने पर समानुपात में हो जाएगा। ये कहता था कौन जोड़ने पर, x को जोड़ने पर, यानी x का ही तो मान ये हुआ। अब इसको हल भी कर लें, क्या कर लेते हैं, कितना आएगा -2 बटा -1, यानी कि 2 आएगा, कितना आएगा 2, यानी ये चारों पद में कौन सा पद जोड़ा जाए कि यह समानुपात में हो जाए, कहना 2। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, है ना। देखो चेक करके भी आपको समझा दूं, यहाँ पे चेक भी कर देते हैं आपको। पद क्या था आपका 26, 40, 22 और 34 में 2 जोड़ के देखो तो 26 से 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 40 से 2 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, बराबर होना चाहिए किसका, ये दोनों के। तो कहोगे 22 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 24, और यहाँ पे 34 2 36 हो जाएगा, देखो तो बराबर आया। कहोगे 28 या 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 अनुपात 3 आया। यहाँ देखो तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आया, वो दोनों अनुपात बराबर आया, नहीं आया, बिल्कुल आया। जब 2 अनुपात बराबर होता है वही तो समानुपात होता है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात होती है। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर इतना होता कि इसमें क्या जोड़ा जाए, किस अनुपात में हो जाए, मेरा उत्तर 2 हो जाता, लेकिन आगे भी बोला है कि साथ ही एक मान दिया है ए वाला अनुपात के रूप में, कहा है कि बाई का मान बताओ। तो एक्स का मान तो तुम निकाल लिया कितना 2, अगर 2 यहाँ पे पुट करोगे ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात बाई समानुपात बाई, यहाँ पे 2 करोगे तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। ये दोनों गुणनफल, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है क्या, कहोगे जी, तो हो जाएगा 22 स्क्वायर बराबर 8 8 64, यानी कि 22 बराबर हो जाएगा कितना भैया, तो 8। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा जो ऑप्शन बी में है। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर समझ गए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को, जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना, क्योंकि सब बच्चे इसको बनाते हैं। कहता एक टावर के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना भैया, यही हमारा टावर है, क्या है ये टावर है ना। इसके शीर्ष से भूमि पर एक बिंदु है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये आ गया जो हमको टावर क्या रोक दे रहा है उन्नयन कोण को, तो हम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया, है ना, ये वाला, ये हमारा टावर हो गया। भूमि पर ये बिंदु है जिससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है भैया 30 डिग्री, यही हमारा प्रश्न है, ठीक है ना। तो टावर के आधार से 48 मीटर दूर है ये बिंदु, जो है टावर के से 48 मीटर क्या है भैया दूर है। टावर के शीर्ष के भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 है, जो यानी कि ये बिंदु, जो यानी कि ये बिंदु टावर से
के आधार से 48 मीटर दूर है। चलो कुछ नहीं करो, टावर का ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। एक बात भैया हमको कान खोल के बताओ कि 30 है तो ये एंगल 60 होगा, क्या कहेंगे जी? तो 30 के सामने वाली भुजा 1 होता है, 60 के सामने वाली भुजा √3 होता है और 90 के सामने भुजा 2 होता है, ये सबको पता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं भैया √3 का मान 48 दे रखा है, एक मान हमसे पूछा जा रहा है, तो क्यों नहीं निकालोगे? कहोगे जी √3 का मान 48 है, हमें एक का मान निकालना है, तो 48 बटा √3 होगा। √3 से ऊपर नीचे हमें गुना कर देंगे परिमीकरण करने के लिए, तो ये हो जाएगा 48 √3 बटा 3। इसको आओ काट कूट करोगे तो 16 √3 होगा, है ना? काटोगे ना 16 मतलब 16 48, 16 √3 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, आसान भी था, आप जानते भी होंगे। इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना? कहता है ए बी और सी डी के समानांतर है। लो भैया ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, चलो बना देते हैं। ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया। ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं। लो भैया ये समानांतर रेखा हो गया। एक अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर काटती है, यानी एक त्रिज्या रेखा पी क्यू है दोस्त, जो इसको ई और एफ पर क्या कर रहा है? काट रहा है, ई और एफ पर काटती है। यदि कोण पीई बी 56 डिग्री, पीई बी यानी ए वाला दे रखा है 56 डिग्री, ठीक है। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे ये जी हो गया, है ना? बिंदु है जहां बीई जी 32 डिग्री है, बीई वाला, बीई जी वाला 32 डिग्री है, ठीक है। बीई जी 32 डिग्री है और जी एफ ई 147, जी एफ ई वाला एंगल 47 दे रखा है, 47। तो ई जी एफ का मान बताओ, ई जी एफ यानी ए वाला कोण का मान बताना है। करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे शुरू हो जाओ। सबसे पहले, है ना, ए वाला कोण अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो। कहोगे जी कोई भी, है ना, रेखियम का कोण 180 का होता है, सिंपल से फंडा, यानी यहाँ से यहाँ जाओगे 180 पूरना चाहिए, पूरेगा कि नहीं पूरेगा? तो ई वाला एंगल कितना का होगा? ई वाला एंगल कितना का होगा? तो कहोगे 180 में ए दोनों को जोड़ के घटा लो, यानी कि 6 2 8, 5 3 8 को घटा लो, तो ए वाला एंगल निकल जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए घटाओ, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, यानी ए वाला एंगल आपका निकल गया कितना भैया? तो 92 डिग्री निकल गया ना। ए वाला एंगल पूछता है तो क्या निकाल लोगे? कहोगे जी 180 में ए दोनों को जोड़ के घटा दो, 7 2 9, ये हो गया 9 4 13, बस घटा दो, कितना आ गया भैया? 10 में से 9 गया 1, 17 में से 13 गया 4, यानी 41 डिग्री आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। यानी बहुत सिंपल सा फंडा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये क्या कहता है। ये तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा और उसको 40% का लाभ हुआ, तो 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदा था? यानी 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदा था, क्रय मूल्य निकालना है आपको। चलो तो सबसे पहले तो तुम निकालोगे यहाँ पे 5 चॉकलेट का क्रय मूल्य, ठीक है भैया, ये आपको निकालना होगा। उसके बाद तुम निकालोगे कि 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा था। तो देखो 5 चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। लाभ कितना हो रहा है? तो कहोगे 40%। 40% का मतलब 40 बटा 100, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पे 100, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 7 बटा 5। 7 बटा 5 क्रय मूल्य निकाल रहे हो ना, क्रय मूल्य निकाल रहे हो तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं दोस्त, ये ध्यान देना, ठीक है, उल्टा गुना करेंगे, है ना। तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 7 रुपया। इतना क्या निकल गया? क्रय मूल्य निकल गया। आपको पता होनी चाहिए 40% लाभ का मतलब, है ना, 20 दूनी 40, 20 2 बटा 5 इसका हो गया। इसका होल वैल्यू निकालोगे ना, इसका होल वैल्यू निकालोगे तो 5 या 2 7 बटा 5 होगा। अगर आप विक्रय मूल्य निकाल रहे हो तो सीधा गुना, क्रय मूल्य निकालो तो उल्टा गुना। तो हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तब, है ना, 7 बटा 5 का उल्टा 5 बटा 7 से विक्रय मूल्य में गुना कर देंगे, विक्रय मूल्य पे उसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे कि 5 बटा 7 रुपया में खरीदा कितना भैया? तो 5 चॉकलेट। ये चॉकलेट 5 चॉकलेट। हमको कहता है 1 रुपया में
1 रुपया में कितना खरीदा ये निकालो। तो कह दोगे 5/5, ऐसा कहाँ चला जाएगा ऊपर, इतना चॉकलेट, इतना चॉकलेट। बस अब इसको हल कर दो, 5 से 5 कट गया यानी कि 7 चॉकलेट आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। चॉकलेट सुनकर मुंह में पानी ना आ जाए ये ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो तो ये क्या कहता है, कहता है सरल ब्याज पर यानी कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। भैया मान लो कि धनराशि 100 है, 12 वर्ष में, है ना, यह कितना हो गया 2 गुना यानी कि 200 हो गया, ये कह रहा है। तो बताओ कि ये दर क्या है, ठीक है, ये दर क्या है। क्या करोगे, यहाँ पे ए साई निकालो ना, 200 माइनस 100 यानी कि 100। आप ही सोचो कि दर क्या रहा होगा, दर यानी कि यहाँ लिख दें 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज, ये बात को कभी मत भूलना। तो भैया ये 100 रुपया का ब्याज तो है ही, हमको सिर्फ 1 रुपया का ब्याज चाहिए, सॉरी 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 12 वर्ष का ब्याज है 100 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कहोगे 100/12 होगा, यही हमारा दर हो गया। और क्या, काट दो, 3 चौ 12, 25 चौ 100, काटोगे तो आ जाएगा 8 गुना 1/3 यानी कि 8.33%, है ना, जो ऑप्शन बी में है। क्लियर है, बस यही तो हमें करना था, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। हमें लगता है ये क्लास भी आपको, है ना, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स जरूर लिखिएगा, कमेंट्स के उम्मीद पर ही आगे का क्लास हम एराइज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कमेंट्स जरूर करिएगा। चाहे ये या नो, खराब बुरा लगा तो बुरा लिखिएगा, बढ़िया लगा तो बढ़िया लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा 2-3 लाइन का जरूर। जितना बड़ा लिखिएगा, है ना, उतना ही उत्साह हमें दुगुना चौगुना पचगुना होता है। एक लाइन लिखिएगा तो 1 गुना, 2 लाइन तो 2 गुना, 10 लाइन तो 10 गुना उत्साह के साथ पढ़ाएंगे। बात आ गई समझ में, तो हमें दीजिए विदा। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल, जब तक शुभ रात्रि। ओके बाय बाय।